Yeah, very good morning to everyone. And today we are going to start a one separate lecture on the one separate topic that is named by the एज ऑफ ऋग्वेदा. सो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एज ऑफ ऋग्वेदा की. और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करके मुझे सपोर्ट दे सकते हैं. और आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ. एक सीक्वेंस में हर वीडियो को लेकर आता हूँ. देखिए क्या होता है, आजकल बड़ी से बड़ी कोचिंग है वो क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती है हमें कोचिंग है. बहुत ही लार्ज अमाउंट लेकर हमें कोचिंग मिलती है. कम से कम 2 से यानी कि 2 लाख से लगभग या 2.5 लाख यानी कि इतना यानी कि अमाउंट लग जाता है हमारा कोचिंग में. ठीक है, उस कोचिंग को कंप्लीट करने के बाद भी हमारा एनसीईआरटी पोर्शन जो होता है वो भी वहाँ पर पूरा नहीं हो पाता है और वो लोग अपने नोट से पढ़ा कर हमें भेज देते हैं. सो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी से रह ना जाए. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बेसिक पर्पज़ ये है. देखिए मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते. मैं ये नहीं चाहता कि मेरे व्यूज़ चले जाएँ. कोई बात नहीं जाते नहीं जाए, कोई बात नहीं है. लेकिन आई एम क्रिएटिंग अ सपोर्ट मटेरियल फॉर द स्टूडेंट्स दोज वांट्स टू इट बिकॉज दे हैव नॉट मच इनफ मनी to spend in one particular coaching center to one particular institute. So they belongs to a poor family. So how they earn these types of such type of amount for spending in a particular coaching center. So only for that students these are the some lectures. So in lecture से हम लोग क्या कर सकते हैं, मदद लेकर अपनी पढ़ाई में यानी कि उसे लागू कर सकते हैं. देखिए और एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो मैं आर.एस. शर्मा लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का, इसमें हमारे 5 यानी कि जो चैप्टर हैं वो फालतू हैं. दूसरी बात ये है, एंशिएंट इंडिया को अगर आप मान लो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर मैं कहूँगा कि आप इस बुक को उठा लें, क्योंकि इसमें पूरा कंपाइल्ड दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री. देखिए सपोज करिए अगर आपको भूख लगी पड़ी है तो आपको अगर खाना आराम से मिल जाए एक सीक्वेंस में और पेट भर जाए, खा लें तब ठीक है. या ये नहीं आज खिला दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद रुक कर फिर खाओ, तो मतलब बनता नहीं है. तो एनसीईआरटी जस्ट लाइक दिस कि अभी खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर खा लो इस तरीका का. मतलब पहले 6th का बटोरो, फिर उसमें यानी कि 7th का बटोरो, फिर 8th का, इस तरीके से नहीं. इस बुक को ले लो. इस बुक में ये सीक्वेंस जो दे रखा है वो हमें ये मदद करता है कि एक सीक्वेंस में चीज़ लगी हुई है. मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस. अब हमने क्या पढ़ा, द एज ऑफ ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा के बारे में हम लोग पहले थोड़ी हल्की सी बात करी थी कि ये चीज़ें उसमें मेंशन थी. अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, मेरा जो पॉइंट था कहने का वो मैंने बता दिया. और अगर आप सपोर्ट दिखा रहे थे लाइक कर सकते हैं. ठीक है, अगर कहीं से वीडियो मिला है तो आप सब्सक्राइब करके रोज़ के रोज़ ये वीडियो मेरे से पा सकते हैं. चलिए बात करते हैं. इंडो इरानियंस कंप्राइजेस द इंडो आर्यन एंड द इंडो इरानियंस. कहने का मतलब ये, जो इंडो आर्यंस हैं वो क्या करते हैं, किसका जन्म करता है, वो इंडो आर्यंस एंड इंडो इरानियंस का जन्म करता है, जो मूव टुवार्ड्स इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. जो कहाँ से, यानी कि सेंट्रल एशिया से इंडिया है. ठीक है, द फर्स्ट एरिया इज आर्कियोलॉजिकली कॉल्ड एंड्रोनोवो कल्चर. यानी कि आर्कियोलॉजिकल के बेस्ट पर अगर कहा जाए तो इस यानी कि ये कल्चर जो है उसको यानी कि एंड्रोनोवो कल्चर कहा गया, जो कवर करता था ऑलमोस्ट यानी कि कितना, होल सेंट्रल एशिया. जो सेंट्रल एशिया उसको कवर करता है ड्यूरिंग द 2nd मिलेनियम BC. कब, यानी कि जो दूसरी यानी कि शताब्दी थी, सहस्त्राब्दी, उसके अंदर यानी कि कवर करता था. फिर बात करते हैं, द सेकेंड इज द आर्कियोलॉजिकली कॉल्ड बैक्टीरिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अगर बोलें तो BMAC. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड यानी कि आर्कियोलॉजिकली, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बैक्टीरिया मार्जिनिया आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इसके नाम से जानते थे. एंड जिसको डेट यानी कि की गई है कब से, 1900 से 1500 BC के अराउंड. दिस कल्चर जोन एक्सटेंडेड, वो यानी कि कब से कब तक यानी कि एक्सटेंड हुआ है, ओवर साउथ सेंट्रल एशिया में यानी कि बढ़ा है. ठीक है, एंड इंक्लूड बैक्टीरिया और बाल्क कवरिंग अफगानिस्तान. कहने का मतलब ये है कि ये जो यानी कि किसको इंक्लूड करता था, बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अगर देखा जाए तो बाल्क कवरिंग अफगानिस्तान को कवर करता था. एंड मार्जिनिया कवर करता था तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान को. ठीक है, सम सेरेमिक्स जो थे वो यानी कि कहाँ, यानी कि फ्रॉम द यानी कि जो उज्बेकिस्तान से आए थे. ठीक है, एंड नॉर्थ अफगानिस्तान का जो सिमिलर थे किसके, दोज फाउंड जो यानी कि गांधारा ग्रेव से फाइंड किए गए वहाँ पर के. ठीक है, उसके बारे में बताता है.
द एंड्रोनोवो कल्चर मैनिफेस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्यन लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एंड्रोनोवो कल्चर है वो क्या करता था, किसको मैनिफेस्ट करता था, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो यानी कि एलिमेंट्स हैं किससे मिले हैं, आर्यन लाइफ से, उसके बारे में बताता है। दीज कंप्राइज स्टॉक ब्रीडिंग, ये क्या करता था, स्टॉक ब्रीडिंग एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ हॉर्स, ठीक है, स्पोक्ड व्हील्स प्रैक्टिस एंड द क्रीमेशन पिट ड्वेलिंग्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये किसको कंप्राइज करते थे, किसको, स्टॉक ब्रीडिंग के लिए एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्पोक व्हील एंड प्रैक्टिस करते थे किसकी, ऑफ द यानी कि क्रीमेशन मतलब दाग लगाना का प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। एंड पिट ड्वेलिंग्स मतलब जो मैंने अभी बताया था, पिट ड्वेलिंग्स के बारे में मैंने बताया था पहले कि धरती के अंदर गड्ढा खोद कर रहने वाला, और उसके रूफ्स मतलब उसके घर छत की होती थी, और विद द बर्च यानी कि जो बर्च के बारे में मैंने पहले बताया था उसके बारे में, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वुड की जो अदर पार्ट्स है उसके बारे में यानी कि प्रैक्टिस किया करते थे। एंड सोम ड्रिंक के बारे में मैंने बताया था ना, डेफ्रा नाम का कुछ ट्री था, ठीक है, इफेड्रा नाम का ट्री था जिसको यानी कि वो लोग सोम ड्रिंक के लिए यूज करते थे, यानी कि सोम मतलब एक टाइप का यानी कि ड्रिंक हुआ करता जिसको पीने के लिए ये लोग यूज करते थे, ठीक है। दिस कल्चर इज देयरफॉर रिगार्डेड एज ए प्रोटो इंडो ईरानियन। कहने का मतलब ये इस कल्चर को किस तरीके से उन्होंने मानकर चल रहे थे, प्रोटो इंडो ईरानियन की तरह ये मानकर चल रहे थे। इट इवेंचुअली स्प्रेड, ये क्या करता था, यह इवेंचुअली मतलब स्प्रेड मतलब फैला हुआ था बोथ ईरान एंड कहाँ पर, यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। आप ईरान का और यानी कि इंडिया का मैप देखें तो कुछ सिमिलरिटी मिलेगी आपको उनके कल्चर्स में, ठीक है, जो यानी कि उस समय पर जो यानी कि फैला हुआ था। अराउंड 1500 BC जो यानी कि मैंने अभी बताया, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया मार्जिनल आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो थे, जो शोज करते थे अपने एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिक हॉर्सेस एंड चैरियट्स के लिए विद स्पोक्ड व्हील्स, ठीक है, एंड पार्शियल क्रीमेशंस के लिए। एंड स्वास्तिका मोटिफ, यानी कि स्वास्तिका मैंने बताया था, स्वास्तिका कैसा, इस तरीके का जो दो क्रॉस लाइनों से बना है, ठीक है, वो लोग अपना यूज किया करते थे। हाफ ऑफ डजन यानी कि छः जो ग्रेव यार्ड्स थे वो सजेस्टेड करते थे, बताते थे कि हर्ट्समैन, ठीक है, हर्ट्समैन के बारे में। एंड हाउएवर इन द BMAC एरिया द रिमेन्स ऑफ द प्रोटो अर्बन कल्चर ऑफ प्री आर्यन टाइम सजेस्टेड, वो सजेस्ट करते थे डैट द हर्ट्समैन हु डैमेज क्या करते थे, वो डैमेज करते थे, ठीक है, मूव्ड फ्रॉम दिस एरिया टू द बॉर्डर, यानी कि कहाँ से कहाँ इन्होंने मूव किया, किस तरफ, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके बॉर्डर की तरफ यानी कि इन्होंने मूव किया, ये यहाँ पर दे रखा है। डेट इज वाई, ये क्यों था, द हॉर्स रिमेन्स ऑफ द पोस्ट यानी कि पोस्ट क्रिमेशन बरियल्स बरीड फिगर इन द स्वात वैली में देखे गए हैं। फ्रॉम अबाउट कब देखे गए हैं, लगभग 1400 BC के अराउंड, यानी कि उनके क्रिमेशन देखे गए हैं, उनके यानी कि बरियल्स देखे गए हैं घोड़ों के। तो उससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ से आए होंगे और यहाँ पर पहुँचे होंगे। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय अगर देखा जाए, सम सेरेमिक्स फ्रॉम द साउथ है, यानी कि कुछ साउथ सेंट्रल एशिया जो रिजेंबल करते हैं, फाउंड द स्वात रीजन, जो स्वात रीजन में यानी कि फाउंड किए गए हैं, उनके वहाँ पर भी कुछ दस्तावेज मिले हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। ऑफ द 3 एरियाज कवर्ड बाय द BMC, बैक्टीरिया इज वेल नोन इन इंडियन ट्रेडिशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ऑफ 3 एरियाज, ठीक है, इन तीनों एरिया के बारे में अगर बात करें, वो कवर क्या करते थे, BMC मतलब मैंने जो बताया था, बैक्टीरिया मार्जिनल आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया इज नोन इन द इंडियन, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये जाना जाता था। अगर बात करता हूँ मैं, इट इज़ कॉल्ड बहलिका, इसको क्या बोलते थे, बहलिका, विच मीन्स यानी कि आउटसाइड कंट्री, यानी कि एन आउटसाइड कंट्री, ऐसी एक कंट्री जो आउटसाइड में हो, ठीक है, आउटसाइड यानी कंट्री के बाहर हो। और काउंटर माइनस विद द मॉडर्न भाल्क, यानी कि इसको काउंटर माइनस करता था विद भाल, यानी कि मॉडर्न भाल्क जो अभी आज के नाम पर है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसको काउंटर करता था। दो दिस टर्म इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदा, इस टर्म को यानी कि ऋग्वेदा के अंदर अगर देखा जाए तो मेंशन नहीं किया गया था। इट इज़ फिगर इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट, और इसको यानी कि कब फिगर आउट किया गया, लेटर वैदिक टेक्स्ट से यानी कि निकाला गया, ठीक है। इन वन सच टेक्स्ट बहलिका अपीयर्स इन एज ए पार्ट ऑफ द नेम ऑफ ए किंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है
इन वन सच टेक्स्ट, एक यानी कि ऐसा टेक्स्ट था जिसमें बहलिका अपीयर हुआ एज ए पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है, ऑफ द नेम ऑफ किंग के नाम पर, ठीक है। बहलिका आल्सो फिगर इन क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट, कुछ यानी कि क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट है उसके अंदर यानी कि उसको फिगर आउट किया गया, ठीक है। एंड इन इंस्क्रिप्शन में भी देखा गया, ठीक है। एक गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ द 4th सेंचुरी, यानी कि एक गुप्ता इंस्क्रिप्शन जो है गुप्ता एज के बारे में, वो 4th सेंचुरी के राउंड रिफर करता है किसको, कंकर करने का, बहलिका हु यानी कि रीच्ड जो पहुंचा था कहाँ पर, देयर आफ्टर द क्रॉसिंग 7 माउथ्स ऑफ द इंदस, यानी कि जो इंदस रिवर है उसके यानी कि 7 माउथ्स को यानी कि कवर यानी कि क्रॉस करने के बाद उनके यानी कि 6 यानी कि 7 नदियों यानी कि 7 यानी कि वैसी नदियों, माउथ मतलब ऐसी नदियों को जहाँ पर वो जाकर यानी कि 7 यानी कि क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज में यानी कि कन्वर्ट यानी कि डिवाइडेड हो जाती थी, तो उनको पार करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचा था, ठीक है, बहलिका। फिर रियल कंक्वेस्ट देयर मे नॉट हैव बीन बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन इन द गुप्ता पीरियड, लेकिन उसका जो यानी कि बैक्टीरिया का जो यानी कि है एग्जिस्टेंस मिलता है किसमें, गुप्ता पीरियड में। हाउ एवर लेटर सोर्स कंसीडर पंजाब टू बी बहलिका, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी कि यद्यपि जो लेटर सोर्स है वो यानी कि कंसीडर करता है, मतलब बताता है कि पंजाब जो है उसको बहलिका उस वक्त माना जाता था, जो डिफ्रेंशिएट करता है कहाँ से, इट फ्रॉम प्रच्या और द ईस्टर्न इंडिया को यानी कि उससे डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब उससे अलग करता है। बैक्टीरिया कवर्स लगभग यानी कि एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान का था, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर का उसका कुछ पार्ट आता था, विच वाज वेल नोन टू द ऋग्वेदा, यानी कि ऋग्वेदा में इसको अच्छे तरीके से मेंशन किया गया, वहां पर अच्छे से नोन था ऋग्वेदा के अंदर। सेवरल रिवर्स फ्लोइंग इन दिस लैंड अपीयर इन दिस टेक्स्ट, कहने का मतलब यहाँ पर है कुछ नदियाँ जो थी वो क्या करती थी, फ्लोइंग करती थी मतलब बहती थी, इन दिस लैंड, इस यानी कि इस धरती, इन दिस लैंड इस यानी कि इस धरती पर, ठीक है, अपीयर्स होती थी इन दिस टेक्स्ट में, वो जो यानी कि ऋग्वेदा के अंदर जो टेक्स्ट मिले हैं उस पर पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी नदियाँ बहती थी, इंदस है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, तो ये नदियाँ जो थी उस वक्त यानी कि बहा करती थी, ठीक है। That the Aryans came to settled in Afghanistan is shown by the Aryan names of the river, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है आर्यंस कैम टू सेटल यहाँ पर आए और यानी कि सेटल हो गए इन अफगानिस्तान में, और यानी कि सोन मतलब दिखाती थी, आर्यंस नेम्स वो अपने आर्यन के नाम को दिखाती थी, द रिवर्स एंड ए पार्ट ऑफ द कंट्री जो यानी कि नॉन मतलब जानी जाती थी, आर्या एंड द हरैया फ्रॉम विच हेरत इज ड्राइव्ड, यानी कि देखो हरैया कहाँ से ड्राइव किया गया, हेरत से ड्राइव किया गया है, और एक कंट्री के यानी कि एक किसका पार्ट था, एक कंट्री का नाम था जो यानी कि अरैया था, जिसको यानी कि हरैया बोलते थे, और कहाँ से ड्राइव किया गया था, हेरत से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक समझा। अब बात करते हैं अर्लीस्ट आर्यन लिव्ड इन ज्योग्राफिकल एरिया, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अर्लीस्ट आर्यंस थे वो ज्योग्राफिकल एरिया में रहते थे, जो कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, ईस्टर्न अफगानिस्तान के द्वारा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, और पंजाब एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी, कुछ यानी कि भाग वेस्टर्न यूपी का मिलता है। सम रिवर्स ऑफ द अफगानिस्तान सच एज, यानी कि जो रिवर क्यूबा थी वो भी यानी कि उसको कवर करती थी, एंड द रिवर इंदस जो थी वो भी उसे कवर करती थी। इट्स 5 ब्रांचेस, और उसकी 5 ब्रांचेस भी उसको कवर करती आर मेंशन इन ऋग्वेदा के अंदर, यानी कि सब चीज़ें मेंशन है। द सिंधु क्वार्टर माइनस विद द इंदस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि सिंधु रिवर है, ठीक है, सिंधु सभ्यता या इंदस सिविलाइजेशन, उसको यानी कि इंदस के नाम से यानी कि जाना जाता था, ठीक है, सिंधु या इंदस दोनों एक ही चीज़ है। इज रिवर पार एक्सेलेंस ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्यंस के लिए यानी कि बहुत ही एक्सेलेंस थी, एंड इट इज रिपीटेडली मेंशन, उसको यानी कि रिपीटेडली मेंशन किया गया है कहाँ पर, ऋग्वेदा में। अनादर रिवर जो सरस्वती थी जिसका नाम, उसको यानी कि नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बेस्ट रिवर, इन ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, ठीक है। और इट इज आइडेंटिफाइड विद द घग्गर और द हकरा चैनल इन द हरियाणा एंड द राजस्थान, और उसको आइडेंटिफाइड किया गया, यानी कि आइडेंटिफाइड किया गया है कि घग्गर एंड द हकरा यानी कि कुछ नाम की जो रिवर थी जिसको यानी कि जो बहती थी अपने चैनल के अंदर, कहाँ, हरियाणा और राजस्थान में। बट इट्स ऋग्वेदिक डिस्क्रिप्शन शोज, वो दिखाते हैं कि टू बी द अवेस्टर्न रिवर, यानी कि इसे अवेस्टर्न यानी कि
वेस्टर्न रिवर माना जाता है, ठीक है। हकरावती जो यानी कि हकरावती आर द जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि है, ठीक है। प्रेजेंट जो हेलमंद रिवर है इन द साउथ अफगानिस्तान फ्रॉम वेयर द नेम सरस्वती यानी कि आया है और उसको ट्रांसफर किया गया इंडिया में, ठीक है। और द इंटायर रीजन इन दिस इन विच द सॉरी हाँ द इंटायर रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड, कहने का मतलब वो ऐसा रीजन जहाँ पर आर्यन पहली बार सेटल्ड हुए, ठीक है, इन इंडियन सब कंटिनेंट में, इज कॉल्ड उसको कहा गया क्या, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि जहाँ पर आर्यन पहली बार सेटल हुए उस क्षेत्र को बोला गया ये क्षेत्र यानी कि क्षेत्र है 7 रिवर्स का, यानी कि 7 रिवर्स का इस यानी कि लैंड है, यहाँ पर 7 नदियाँ बहती है। वी नो अबाउट द आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम ऋग्वेदा, हम लोग यानी कि आर्यों के बारे में कब से जानते हैं, ऋग्वेदा से। द टर्म आर्या अकर्स 36 टाइम्स यानी कि 36 मतलब यानी कि 36 बार यानी कि अकर हुई है, किसमें, इन द टेक्स्ट एंड जनरली डिनोट द कल्चरल कम्युनिटी दैट स्पीक्स द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये टेक्स्ट में यानी कि अपीयर हुई है और यानी कि डिनोट करती थी किसको, कल्चरल कम्युनिटी को जो स्पीक करती थी क्या, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ठीक है। द ऋग्वेदा इज अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, कहने का मतलब यहाँ पर है ऋग्वेदा जो था वो अर्लीस्ट टेक्स्ट था किसका, जिसमें यानी कि कौन सी लैंग्वेजेस थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। इट इज़ रिटन इन संस्कृत, इसको यानी कि ऋग्वेद को संस्कृत में लिखा गया है, बट आल्सो इंक्लूड्स मैनी मुंडा एंड द्रविडियन वर्ड्स, लेकिन इसमें मुंडा और द्रविडियन यानी कि भाषा जो थी उसके यानी कि कुछ वर्ड्स भी इसने ले रखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स शब्द ले रखे हैं। प्रोबेबली दीज वर्ड्स परकोलेट टू द ऋग्वेदा थ्रू द लैंग्वेज एंड हरप्पन्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो प्रोबेबली दीज वर्ड्स ये जो यानी कि परकोलेट करता था टू ऋग्वेदा को थ्रू, जिसके द्वारा लैंग्वेजेस जो होती थी ऑफ हरप्पन्स की, ठीक है, हरप्पन की, उनको भी परकोलेट करता था। It is a collection of prayers offered to Agni, Indra, Mitra, Varuna and other gods by the various families of the poets and the sages, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि it is a collection, ये क्या था, एक यानी कि संहार था, प्रेयर्स का मतलब यानी कि प्रार्थनाओं का जो ऑफर्ड करी जाती थी अग्नि को, इंद्रा को एंड मित्रा को, वरुणा एंड अदर गॉड्स जो यानी कि भगवान होते थे उनको, वेरियस फैमिलीज यानी कि वेरियस फैमिलीज ऑफ द पोइट एंड द सजेस्ट उसके बारे में बताती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द 10 मंडल, यानी कि ये 10 मंडल कंसिस्ट करता था जिनको हम लोग बुक कहते हैं, और विच किसकी, ऋग्वेदा की, जिसमें यानी कि फर्स्ट एंड यानी कि जो सेकंड एंड यानी और जो एर्थ है उसको यानी कि अर्लीस्ट माना जाता है, ठीक है, और यानी कि फर्स्ट एंड द 10th मंडल जो है उसको यानी कि लेटेस्ट एडिशन मतलब बाद का यानी कि बहुत ही बाद का लेटेस्ट एडिशन माना जाता है, ठीक है। द ऋग्वेदा हैज मैनी थिंग्स इन द कॉमन विद अवेस्ता विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेजेस, कहने का मतलब यहाँ पर यह है ऋग्वेदा जो है उसके पास मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें थी जो कॉमन थी विद द अवेस्ता, ठीक है, जनता अवेस्ता जो मैंने बताया था अवेस्ता के लिए, ठीक है, जो उसमें कॉमन मिलता था, विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट यानी कि जो कोई ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता था किसका, ईरानियन लैंग्वेजेस का। द टू टेक्स्ट यूज सेम टर्म्स फॉर द सेवरल गॉड्स एंड इवन फॉर द सोशल क्लासेस, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि टू टेक्स्ट जो दो टेक्स्ट हैं मिलते हैं वो यानी कि सेम टर्म्स यानी कि यूज करते हैं सेवरल गॉड्स के लिए, भगवान के लिए, एंड इवन सोशल क्लासेस यानी कि सोशल क्लासेस के लिए, सामाजिक यानी कि जो बंटवारा थे जिस स्तर पर उसके लिए भी यानी कि यूज किया करते थे। However, the earliest specimen of इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, कहने का मतलब यहाँ पर ये है यद्यपि जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इज फाउंड, वो यानी कि फाउंड किया गया इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट लगभग 2200 BC के अराउंड फाइंड किया गया, कहाँ पर, इराक में। लेटर सच स्पेसिमेन अकर्स कहाँ पर, हितेटाइट इंस्पेक्शन में जो एनातोलिया से यानी कि प्राप्त किया गया, कब प्राप्त किया गया, फ्रॉम लगभग 19th सेंचुरी से 17th सेंचुरी की BC के अराउंड पाया गया। दे आल्सो फिगर इन द माइसीनियन इंस्क्रिप्शंस ऑफ ग्रीस एंड अराउंड लगभग यानी कि 1400 BC के अराउंड पाया गया। आर्यन नेम्स अपीयर्स इन केसिते एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट लगभग यानी कि 1600 BC के अराउंड पाया गया इराक में, ठीक है। एंड मित्तानी इंस्क्रिप्शन जो था उसको यानी कि 14th सेंचुरी के अराउंड यानी कि सीरिया से पाया गया। हाउएवर सो फार नो सच इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन इंडिया, कहने का मतलब यहाँ पर इस टाइप के कोई भी इंस्क्रिप्शन भारत के अंदर नहीं पाए गए। अलग अलग यानी कि ये जो 3 ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया
कि जो मित्तानी है कहाँ पाया गया आपको, यानी कि सीरिया से पाया गया, ठीक है। और किसीते जो पाया गया कहाँ से, 1600 बीसी में इराक से पाया गया। और अभी मैं बता रहा था हाँ 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 मुझे अभी एक मुझे और मिला था जो, हाँ ये वेट हाँ, हित्तिते जो पाया गया कहाँ से पाया गया, हमारा एनातोलिया से पाया गया। तो 3 यानी कि इंस्क्रिप्शन पाए गए। और कब कब पाए गए, 1400, ठीक है, 1600, और ये कहाँ सा 2200 बीसी के अराउंड, ठीक है, ये सब पाए गए। द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन द सेवरल वेव्स, यानी कि कहने का मतलब ये है आर्यन एकदम से यानी कि भारत के अंदर नहीं आ गए थे, वो अलग अलग यानी कि कुछ 50 लोग पहले, 20 लोग बाद में, 10 लोग बाद में, 100 लोग बाद में, इस तरीके से यानी कि भारत में आए, एकदम से नहीं आए। तो यानी कि सेवरल वेव्स में आए, ठीक है। द अर्लीस्ट वेव जिसको हम लोग यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं ऋग्वेदिक पीपल, यानी कि पहले जो आए थे उनको ऋग्वेदिक पीपल के नाम से जानते हैं। हु केम टू द सब कंटिनेंट इन अबाउट, लगभग यानी कि भारत में कब आए, लगभग 1500 बीसी के अराउंड आए, ठीक है, जो यानी कि ऋग्वेदिक पीपल थे। दे केम इनटू कन्फ्लिक्ट यानी कि विद द इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स कार्ड दसाज, कहने का मतलब ये जो यानी कि ये 1500 बीसी के अराउंड आए थे, तो भारत में जब आए वो, तो यहाँ पर बहुत से लोगों से उनका यानी कि कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। जो पहले की यहाँ पर ट्राइब थी उनके साथ विवाद हुआ, उनका नाम था दसाज, जिनको दस्यू भी कहा जाता है। दसा एंड दस्यू यानी कि 2 टाइप की जो ट्राइब्स थी यहाँ पर रहती थी पहले से, उनसे यानी कि इनका कन्फ्लिक्ट हुआ। एज दसा आल्सो मेंशन इन द एंशियंट ईरानियन लिटरेचर, कहने का मतलब यहाँ पर जैसा कि जो दसाज हैं उनको कहाँ मेंशन किया गया, एंशियंट ईरानियन जो लिटरेचर उसके अंदर, दे सीम टू हैव बीन ए ब्रांच, ये क्या थी, एक ब्रांच थी किसकी, अर्ली आर्यंस की, ठीक है। द ऋग्वेदा मेंशन, यहाँ जो ऋग्वेदा था वो मेंशन करता था द डिफीट ऑफ द संभ्रा बाई चीफ कार्ड यानी कि देवदोसा ऑफ द भारत क्लान, कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेदा के अंदर एक यानी कि डिफीट यानी कि एक बैटल के बारे में मेंशन किया गया जिसमें एक हार हुई थी संभरा की, किसके द्वारा, यानी कि जो एक देवदासा था यानी कि भारत क्लान का जो चीफ था, यानी कि भारत जाति का एक जो चीफ था जो आर्य था, उसने हराया था संभरा को, ठीक है। और इन दिस केस द टर्म दासा अपीयर्स, जो इसी केस में यानी कि दासा अपीयर हुए इन द नेम दिवोदासा, यानी कि उसको दिवोदासा के नाम से यानी कि अपीयर हुई बाद में। इन ऑल द प्रोबेबिलिटी, सभी इन प्रोबेबिलिटी में द दस्यू इन द ऋग्वेदा जो रिप्रेजेंट करता था ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को यानी कि क्या करता था वो इन इंडिया में क्या करता था वो रिप्रेजेंट करता था। एंड द आर्यन चीफ हु ओवर पावर्ड, यानी कि ओवर पावर्ड होता था, यानी कि उसके पास पावर होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, देन वाज कॉल्ड, जो यानी कि उसको कहा जाता है त्रसा दस्यु, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती थी उसे त्रसा दस्यु भी कहा जाता था। एंड द आर्यन चीफ वाज सॉफ्ट टुवार्ड्स द दसाज, जो आर्यन चीफ होते थे मतलब मुख्य जो आर्यन चीफ होते थे, मुख्य लोग जो होते थे वो दशा के प्रति यानी कि क्या होते थे, लॉयल होते थे, मतलब कहने का मतलब यानी कि वो यानी कि सॉफ्ट होते थे, मतलब विनम्रता से पेश आते थे। बट वेरी हॉस्टाइल, वो बहुत ही हॉस्टाइल होते थे टू द दस्यु के लिए, यानी कि दशा के लिए, यानी कि वो क्या होते थे, विनम्र होते थे और हॉस्टाइल होते थे किसके लिए, दस्युस के लिए। द टर्म दस्यु हत्या, जो दस्यु हत्या है वो क्या, दस्यु हत्या का मतलब होता है स्लॉटर ऑफ द दस्युस, मतलब उनको मारना, मतलब उनका यानी कि मतलब दस्यु हत्या मतलब उनकी हत्या कर देना, ठीक है। इज रिपीटेडली यूज्ड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के अंदर यानी कि इसको बार बार यानी कि यूज किया गया है। दस्यु पॉसिबली वर्शिप, जो पूजा करते थे किसकी, फल्यूज मतलब लिंग की पूजा किया करते थे। डिड नॉट हस्बैंड कैटल फॉर द प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये है, ये हस्बेंड्री मतलब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अगर देखा जाए तो यानी कि एनिमल को यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए यानी कि जीवित यानी कि पालते नहीं थे ये लोग, यानी कि मीट को खाते थे, इसलिए उनको इसलिए पालते थे। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट मतलब यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसके अंदर क्या क्या कन्फ्लिक्ट हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो मुझे लाइक देकर एक सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करके एक वीडियो लाता हूँ और आप मुझे अपनी मेहनत के द्वारा, आपकी हेल्प के द्वारा मुझे एक सपोर्ट का बटन जो कि लाइक है उसे बता सकते, यानी कि दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और दोबारा से फिर से बिना भूले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जब भी यानी कि हम लोग दिमाग में एक बात आती है कि मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद पैदा होते हों, उसके बारे में बात करेंगे।
सो उसके बारे में बात करते हैं फ्रॉम वेरी इनिशियल। वी नो, हम जानते हैं लिटिल अबाउट द वीपन्स, यानी कि औजारों के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑफ एडवर्सरीज ऑफ द इंडो आर्यन पीपल, जो इंडो आर्यन पीपल के जो एडवर्सरीज थे उनके बारे में। यद्यपि वी हियर, हमने सुना होगा मैनी डिफीट्स, हमने बहुत ही हारों के बारे में सुना होगा। इन्फ्लिक्टेड, जो इन्फ्लिक्टेड बाय द इंदिरा के द्वारा, यानी कि इन्फ्लिक्ट की गई थी द एनिमी ऑफ द आर्यन। कहने का मतलब ये है कि जो आर्यंस होते थे वो कहते थे कि हमसे, यानी कि हमसे बुराई लेना मतलब इंद्र से बुराई लेना, ऐसा वो बोलते थे। इंद्र जो है तुम्हें, यानी कि वो यानी कि मार डालेगा, ऐसा बोलते थे वो लोग। यानी कि अगर इंद्र मतलब इंद्र को वो लोग इस दृष्टि से देखते थे कि मतलब ढेर सारा पानी बरसेगा और हम लोग बह जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, अगर इंद्र क्रोधित हो गए तो। इन द ऋग्वेदा इंद्रा इज कॉल्ड पुरंदरा, इंदिरा को यानी कि पुरंदर के नाम से जाना जाता था, विच मीन्स डेट ही डिस्ट्रॉयड ड्वेलिंग्स, यानी कि जो है यानी कि घरों को, यानी कि जो यानी कि मिट्टी के बने हुए जो घर हैं उनको, यानी कि वो ड्वेलिंग्स को यानी कि डिस्ट्रॉयड कर सकता है। वी कैन नॉट हाउएवर आइडेंटिफाई, हम जो है उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यद्यपि दीज यूनिट्स हेल्ड बाय द प्री आर्यंस, जबकि यानी कि प्री आर्यन जो पहले के आर्यंस थे उससे बनाई हुई होती थी। सम ऑफ विच मे हैव बीन सिचुएटेड इन द नॉर्थ अफगानिस्तान। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कुछ, यानी कि नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर ये क्या होती थी, ये बनी हुई होती थी। द इंडो आर्यन सक्सीडेड, यानी कि जो इंडो आर्यंस हैं उनको सक्सीडेड किया गया, मतलब हराया गया, एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर बिकॉज ऑफ दे हैड चैरियट ड्रॉन बाय द हॉर्सेज। कहने का मतलब ये कि उनको, इनके पास क्या क्या होता था, चैरियट होता था, हॉर्सेज होते थे, मतलब घोड़े होते थे, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस देम फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम कब, इन द वेस्ट एशिया एंड इंडिया में, यानी कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। द आर्यन सोल्जर वर प्रोबेबली आल्सो इक्विप्ड विद कोट ऑफ मेल एंड बेटर आर्म्स। कहने का मतलब ये है कि जो आर्यन सोल्जर होते थे उनको क्या किया, प्रोबेबली यानी कि इक्विप्ड किया गया था, किसके साथ, कोट्स के साथ, ऑफ मेल का, जिनको हम लोग वर्मन कहते हैं, एंड बेटर आर्म्स के से। वेट हाँ, द इंडो आर्यन वर इंगेज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंडो आर्यन होते थे उनको 2 टाइप की जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे उसमें, यानी कि क्या होते थे, वो इंगेज होते थे, मतलब उनमें इन्वॉल्व होते थे। फर्स्ट दे फॉट विद द प्री आर्यंस, मतलब पहले वो लोग क्या होते थे, प्री आर्यन के साथ लड़े। सेकेंडली दे फॉट अमंग देमसेल्फ, अपने साथ ही लड़े, साथ के साथियों के साथ लड़े। इंट्रा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स रॉक्ड द आर्यन कम्युनिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब जो इंट्रा कम्युनिटी, यानी कि इंट्रा ट्राइबल जो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके अंदर रॉक्ड, मतलब बड़े स्तर पर लड़ाई होती रही, ठीक है, आर्यन कम्युनिटीज के अंदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, अगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्यन वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब कॉल्ड पंचजना, यानी कि आर्यन जो यानी कि थे उनको 5 यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग यानी कि डिवाइड किया गया, जिसको यानी कि अगर देखा जाए तो उनकी भाषा में पंचजना के नाम से जाने जाते थे। बट देयर माइट हैव बीन अदर ट्राइब, यानी कि वहाँ पर और भी ट्राइब्स थी, यानी कि जिनको ज़्यादातर माना गया है। द आर्यन फॉट अमंगस्ट देमसेल्फ, वो अपने आप में ही लड़ते रहते थे। एंड समटाइम्स इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ नॉन आर्यन पीपल्स, यानी कि वो नॉन आर्यन पीपल की यानी कि क्या करते थे, सपोर्ट करते थे फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए, इनलिस्टेड के लिए, ठीक है। द भारता एंड द त्रिष्टु वर द रूलिंग आर्यन क्लान। कहने का मतलब यह है जो भारता एक क्लान थी और यानी कि त्रिष्टु एक और क्लान थी, वो क्या करती थी उस वक्त, रूलिंग क्लान थी, मतलब उन्हीं यानी कि उनका ज़्यादा ही डोमिनेंसी रहती थी उस हमारी यानी कि इस कंटिनेंट में। एंड दे वर सपोर्टेड, वो सपोर्टेड किए जाते थे बाय द प्रिस्ट, मतलब उनके पुरोहितों के द्वारा, ठीक है, जिनको हम लोग वशिष्ठा यानी कि जो प्रिस्ट वशिष्ठा होते थे उनके द्वारा यानी कि वो सपोर्टेड किए जाते थे। द कंट्री भारतवर्षा वाज इवेंचुअली नेम्ड आफ्टर द ट्राइब भारता, यानी कि जो हमारी कंट्री का नाम भारतवर्ष पड़ा या भारत, ठीक है, वो किस पड़ा, एक ट्राइब थी जिसका नाम था भारता, उसके नाम पर यानी कि पड़ा, विच इज द फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, जो भारत यानी कि ऋग्वेदा में पहले मेंशन कर रखा है।
भारता रूलिंग क्लान क्या थी, एक रूलिंग क्लान थी, वाज अपोज, जो अपोज करती थी बाई ए होस्ट ऑफ 10 चीफ्स, यानी कि 10 चीफ के द्वारा, यानी कि चीफ यानी कि 10 यानी कि 10 मुख्य क्लान के द्वारा यानी कि क्या थी, अपोज की जाती थी। 5 होम, उनमें से 5 जो थी वो क्या थी हेड ऑफ यानी कि आर्यन ट्राइब्स के थी, आर्यन ट्राइब के यानी कि वो क्या थी, हेड थी, ठीक है। एंड रिमेनिंग 5 आर द नॉन आर्यन के लिए यानी कि वो क्या थी, हेड थी, ठीक है। यानी कि 5 जो थी हेड थी आर्यन का और 5 मतलब नॉन आर्यन का हेड था, ठीक है। द बैटल दैट द भारता फॉट with the host of 10 chiefs is known as battle of 10 kings। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बैटल ऑफ द भारता जो फोर्ट मतलब लड़ा गया विद द होस्ट ऑफ द 10 चीफ्स, 10 चीफ के साथ लड़ा गया, उसको जाना गया बैटल ऑफ द 10 किंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर उठ के आता है और यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए या अपने आप इसे अच्छे से नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिए, क्योंकि अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन उठता है बैटल ऑफ द 10 किंग्स। तो आपको दिमाग में आना चाहिए भारता क्लान के बीच, भारत यानी कि भारता ट्राइब के बीच में लड़ा गया और यानी कि 10 चीफ्स के बीच में लड़ा गया, ऐसा जो यानी युद्ध था वो यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। इट वाज फॉट ऑन द रिवर परूसनी, जो परूसनी रिवर थी वहां पर ही लड़ा गया था। एंड क्वार्टर माइनस विद द रिवर रावी, यानी कि क्वार्टर माइनस किया गया था किसके साथ, विद द रिवर रावी। एंड इट गेव विक्ट्री, किसको विक्ट्री, टू द सुदास एंड स्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ द भारता, यानी कि सुदास जो था उसको विक्ट्री हुई, वो राजा था उस वक्त का। और भारता क्लान जो थी, भारता एक जो जात थी उसका ट्राइब जो थी उसकी यानी कि विजयी हुई, ठीक है। ऑन द इसी के कारण कि उनका यानी कि वर्चस्व ज्यादा हो गया था। ऑफ द डिफीटेड ट्राइब्स, जो डिफीटेड ट्राइब्स थी, द मोस्ट इंपोर्टेंट वाज द पुरु, यानी कि जो डिफीटेड ट्राइब में आती थी वो पुरु थी, ठीक है। सबसिक्वेंटली द भारता ज्वाइंड हैंड विद, यानी कि पुरु के साथ यानी कि भारता जो था उन्होंने हाथ में हाथ मिलाकर और कहा टू फॉर्म ए न्यू रूलिंग ट्राइब, एक नई रूलिंग ट्राइब यानी कि इकट्ठा करी जिसका नाम रखा गया कुरुज, ठीक है। कुरु कंबाइंड विद द पांचाला, और कुरु जो थे यानी कि पांचालों के साथ मिलकर दे टुगेदर स्टेब्लिश यानी कि देयर रूल इन द अपर गंगेटिक, यानी कि अपर गंगेटिक बेसिन में, यानी कि उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन लाकर, ठीक है, वहां पर यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया यानी कि लेटर वैदिक टाइम्स में, ठीक है। तो वहां पर क्या किया, इनका ही सबसे ज्यादा वर्चस्व था कहां पर, यानी कि अपर गंगेटिक बेसिन, यानी कि गंगा के ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, अब बात करेंगे कैटल रियरिंग के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। तो इसको जानने से पहले मैं एक थोड़ा रफली आइडिया बताता हूँ। कैटल रियरिंग मतलब पशुओं को पालना, और एग्रीकल्चर मतलब अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मतलब मारना खाना, जिसके पास यानी कि ज्यादा एनिमल्स हैं तो वो क्या करता था, मतलब वही राजा है। तो सिंपल तरीका है, लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गऊओं के लिए युद्ध लड़ते थे, गऊओं को छीनना, गऊओं को चुराना। लेकिन अब क्या था, पशु तो पालेंगे ही पालेंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर भी करेंगे। एग्रीकल्चर मतलब खाने पीने की चीज़ें, यानी कि बोना या जो भी है, ठीक है। वी कैन फॉर्म सम आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म मतलब बना सकते हैं या सम आइडिया, कुछ विचार बना सकते हैं ऑफ द मटेरियल लाइफ, यानी कि मटेरियल लाइफ के ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए, ठीक है। दे ऑब्ड देयर सक्सेस टू द यूज ऑफ द हॉर्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, दे ऑब्ड देयर सक्सेस, अपनी सक्सेस को क्या कर सकते थे, यूज करते थे किसके लिए, हॉर्स के थ्रू, ठीक है। चैरियट्स एंड आल्सो पॉसिबली बेटर आर्म्स, उनके पास ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्या होते थे, मतलब हथियार होते थे अपनी, यानी कि मिलिट्री टाइप का कुछ होता था, ठीक है। मेड ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब उनके पास बेटर आर्म्स का मतलब ये होता है कि उनके पास हथियार अच्छे से होते थे, जो किसके बने होते थे, ब्रॉन्ज के बने होते थे, which have very little archaeological evidence, जिसमें यानी कि बहुत ही कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, अगर इन्हीं सभी प्रोबेबिलिटी में देखा जाए, दे आल्सो इंट्रोड्यूस, ये क्या करते थे, इंट्रोड्यूस करते थे द स्पोक व्हील, ये क्या करते थे, स्पोक व्हील को यानी कि यूज करते थे, विच मेड इट्स डिब्यूट, ठीक है, जो क्या करते थे, बनाते थे इट्स डिब्यूट्स
इन द काउकेसस एरिया लगभग 2300 बीसी के अराउंड, ठीक है। व्हेन दे सेटल्ड, यानी कि जब ये सेटल्ड हो गए इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, यानी कि जो कंटिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ये लोग सेटल हो गए। दे पॉसिबली यूज कॉपर, ये कॉपर को यानी कि यूज करते थे, सप्लाई करते थे। कहाँ से? खेतरी जो माइंस थी किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, वहां से यानी कि ये लोग क्या करते थे, कॉपर को लाया और उसका यूज करने के लिए, मतलब अपने वेपन्स बनाना, आर्म्स बनाना, ठीक है, अपने यूज के लिए जो यानी कि पोएट्री वगैरह बनाना, उन सबको यानी कि ऋग्वैदिक टाइम में ये लोग यानी कि कॉपर जो था वहां से उठाते थे, खेतरी माइंस ऑफ द राजस्थान, ठीक है। द ऋग्वैदिक पीपल हैड ए सुपीरियर नॉलेज, उनके पास यानी कि सुपीरियर नॉलेज, अच्छा नॉलेज होता था, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। द प्लोसफेयर इज मेंशन इन द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा, यानी कि अगर पहले के पार्ट्स में देखा जाए तो यानी कि प्लोसफेयर मतलब यानी कि हल होता था इनके पास, ठीक है, और उससे लोग क्या करते थे, अपनी खेती किया करते थे। दो some consider to be an interpolation and was possibly made of wood, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सम उसमें से बताते हैं कि ये यानी कि बने होते थे किसके, लगभग उनको इरादा पक्का है कि ये यानी कि लकड़ी के बने हुए होते थे। दे वर एक्वेंटेड विद सोइंग हार्वेस्टिंग एंड, ये लोग इतना इंटेलिजेंस थे, यानी कि उनके साथ इतना जागरूक थे ये लोग, यानी कि बोना जानते थे, हार्वेस्टिंग मतलब काटना जानते थे, थ्रेसिंग मतलब उनको यानी कि अपना दाना नहीं है निकालना जानते थे, ठीक है। एंड न्यू अबाउट द डिफरेंट सीजन्स, अपनी यानी कि नई यानी कि मौसम अवधियों के बारे में जानते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज आल्सो वेल नोन टू द आर्यंस हु लिव्ड इन द एरिया एसोसिएटेड विद द वैदिक पीपल्स, कहने का मतलब यहाँ पर है जो एग्रीकल्चर है उसको यानी कि जाना जाता था, ठीक है, वेल नोन टू द प्री आर्यंस, आर्यन के बारे में जाना जाता था। आर्यन हु लिव्ड, जो रहते थे इन द एरिया, किस एरिया में रहते थे? एसोसिएटेड विद होता था जो किसके साथ? वैदिक पीपल के साथ, ठीक है। बट वाज परहैप्स, यद्यपि यूज प्राइमरली टू प्रोड्यूस करते थे क्या? फॉडर। हाउएवर, हालांकि देयर आर सो मैनी रेफरेंसेस, बहुत सारे रेफरेंसेस मिले हैं काऊ के लिए, ठीक है, एंड बुल के लिए इन ऋग्वेदा में, ठीक है। दैट ऋग्वेदिक पीपल कैन बी कॉल्ड द प्रीडोमिनेंटली पेस्टोरल पीपल, इसीलिए उनको चरवाहा यानी कि बोला गया है पहले के लोगों को, क्योंकि वो अधिकतर यानी कि गांव और बुल को यानी कि पाला करते थे, मतलब उनको चराते खिलाते थे, और जब भूख लगी तो मतलब यानी कि दूध तो खाते नहीं थे, मतलब यानी कि काटते ही होंगे, सिंपल तरीका है। सो मोस्ट ऑफ देयर वार्स वर फॉट ओवर काउस, यानी कि जितने भी इनके यानी कि जो यानी कि वार्स हैं काऊ के लिए, यानी कि काऊ को चुराना, काऊ को मतलब काऊ के लिए किसी पर अटैक कर देना, तो उसके लिए अधिकतर यानी कि वार्स लड़े गए हैं, ना कि किसी खेती के लिए, ना ही किसी की प्रॉपर्टी के लिए। द टर्म्स फॉर वार इन ऋग्वेदा इज गविष्ठी, यानी कि अगर गविष्ठी मतलब गाँव यानी कि गऊ से आया, ठीक है, यानी कि गविष्ठी का मतलब होता है सर्च फॉर काऊ, यानी कि गाँव की जो गऊ होती है उसके लिए यानी कि सर्च करना, तो उसके लिए यानी कि युद्ध लड़ जाना, ठीक है। तो ये जो टर्म है यानी कि वार की किसके लिए ऋग्वेदा में मेंशन की गई? गविष्ठी मतलब सर्च फॉर काऊ, यानी कि काऊ को सर्च करना। एंड काऊ सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द वेल्थ, कहने का मतलब ये है कि जो काऊ होती थी उसको देखा जाता था मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, मतलब एक यानी कि इंपॉर्टेंट धन की यानी कि एक राशि देखी जाती थी। वेन एवर वी हियर ऑफ गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द काऊ एंड द वुमेन्स स्लेव्स एंड नेवर ऑफ लैंड, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता था, किसी पृष्ठ को गिफ्ट देना है, तो क्या करता था? यानी कि क्या करता था? एक या दो गाँव यानी कि गाय उसे दे देता था, ठीक है, और वुमेन्स देता था, ठीक है। वुमेन्स मतलब यानी कि वुमेन एंड वुमेन स्लेव्स एंड नेवर लैंड, यानी कि वो क्या करते थे? गायों को यानी कि दे दिया करते थे, और यानी कि वुमेन दे देते थे उसको, यानी कि स्लेव्स मतलब मजदूर के तौर में यानी कि वुमेन्स को दे दिया करते थे। और नेवर लैंड, कभी भी जमीन किसी को यानी कि दान में नहीं दी जाती थी, मतलब उसका उस वक्त यानी कि जमीन का ज्यादा ही वर्चस्व नहीं था। द ऋग्वेदिक पीपल मे हैव ओकेजनली ऑक्युपाइड पीसेस ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग, कुछ टुकड़े जमीन के थे जिनको यानी कि ये लोग क्या करते थे? ऑक्युपाई कर लेते थे, किसके लिए? चराने के लिए अपने जानवरों को। और कल्टीवेशन एंड द सेटलमेंट, बट यानी कि कल्टीवेट करने के लिए एंड द सेटलमेंट करने के लिए, बट लैंड डिड नॉट फॉर्म वेल एस्टेब्लिश्ड टाइप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की अगर तरीके जैसे आज कहते हैं ये मेरा जमीन पड़ी है तो मेरी है, ये उसकी जमीन है, इस तरीके से यानी कि उस टाइप की उस वक्त कोई भी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम से नहीं जानी जाती थी कोई भी लैंड,
द ऋग्वेदा मेंशन सच आर्टिसंस एज ए कारपेंटर, चैरियट मेकर, वीवर एंड लेदर वर्कर एंड पोटर। यानी कि ऋग्वेदा में जो था वो यानी मेंशन कर रखा था, यानी कि लेबर्स, यानी कि जो यानी कि आर्टिसन होते थे, मतलब जो कलाकार होते थे, जैसे कारपेंटर मतलब बढ़ई, ठीक है, चैरियट मेकर मतलब रथ को बनाने वाला, ठीक है, वीवर मतलब बुनने वाला, लेदर वर्कर मतलब जो यानी कि चर्मकार, ठीक है, पोटर मतलब कुम्हार, ठीक है, उसके बारे में यानी कि उसके बारे में उसमें मेंशन कर रखा है ऋग्वेदा में, ठीक है। इट दिस इंडिकेट्स डेट दे प्रैक्टिस ऑल दीज क्राफ्ट्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बताते हैं कि ये प्रैक्टिस करते थे किसको, ऑल दीज क्राफ्ट्स, इन सभी क्राफ्ट्स को यानी कि वो प्रैक्टिस करते थे। द टर्म्स अयाज यूज्ड फॉर कॉपर, यानी कि जो आया जो टर्म है उसको यानी कॉपर के लिए यूज किया जाता था। और ब्रॉन्ज जो यानी कि सोच करता था डेट द मेटल वर्किंग वाज नोन, यानी कि मेटल वर्किंग जो था वो यानी कि जाना जाता था उस वक्त। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये लोग यानी कि ब्रॉन्ज की चीजें यूज करते थे, इससे ये पता चलता है कि मेटल वर्किंग उस वक्त थी। वी डू नॉट हाउएवर हैव क्लियर एविडेंसेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रेगुलर ट्रेड। कहने का मतलब यहाँ पर है कि वी डू नॉट हाउएवर, यद्यपि हैव क्लियर एविडेंस, हमारे पास कोई भी यानी कि पूर्ण तरीके से खुला यानी कि अगर एविडेंस देखा जाए तो नहीं है, ऑफ द एग्जिस्टेंस, किसी एग्जिस्टेंस के लिए फॉर रेगुलर ट्रेड, यानी कि रेगुलर ट्रेड इनके पास नहीं होता था, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस में यानी कि अगर कोई दस्तावेज देखा जाए हमें नहीं मिला है। द आर्यंस और द वैदिक पीपल प्रिंसली यूज्ड द लैंड रूट्स बिकॉज द वर्ड समुद्रा मेंशन इन द ऋग वेदा प्राइमरली इंडिकेट्स स्ट्रेच ऑफ वाटर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि द आर्यन, जो जितने भी आर्यंस थे और द वैदिक पीपल, जो प्रिंसिपली यूज करते थे क्या, लैंड रूट्स, ठीक है, क्योंकि जो यानी कि वो क्या करते थे, लैंड रूट ही यूज किया करते थे। और बिकॉज द वर्ड, यानी कि जो समुद्र है वो मेंशन किया गया है इन द ऋग्वेदा में, ठीक है, जो यानी कि प्राइमरली इंडिकेट्स करता था स्ट्रेच ऑफ वाटर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है। तो इसके बारे में ये लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो यानी कि जानकारी थी किसमें, रोड के बारे में जानकारी थी, रोड पर चलना इनको अच्छा लगता था, ठीक है, तो मतलब बोटिंग सिस्टम नहीं था उस वक्त। सिमिलरली द टर्म पुर मेंशन, जो पुर है वो उसको मेंशन किया गया इन द टेक्स्ट, मीन्स आइदर ड्वेलिंग पर यूनिट, ड्वेलिंग यूनिट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पुर है उसका मतलब होता है ड्वेलिंग यूनिट, आर ए क्लस्टर ऑफ द सच यूनिट्स, यानी कि या तो उसका झुंड होना चाहिए यूनिट्स का, ठीक है। सो नॉट ए सिटी और ए फोर्ट, कहने का मतलब ना तो सिटी होता था ना ही फोर्ट होता था। समटाइम्स सच यूनिट्स इज क्रेडिटेड विद थाउजेंड्स डूर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ समय अगर देखा जाए सच यूनिट, ऐसी यूनिट जो होती थी, इन यूनिट इज क्रेडिटेड, उसको यानी कि क्रेडिट किया जाता था विद थाउजेंड डूर्स, यानी कि उसको हजारों दरवाजे के यानी कि साथ उसको यानी कि क्या किया जाता था, उसको मान लिया जाता था, ठीक है। बट द टर्म यानी कि सहरसा जो यूज की गई है, एन एक्सेग्रेशन इन द मेनी प्लेसेस, यानी कि बहुत सारे प्लेसेस पर देखा गया है इन ऋग्वेदा में, ठीक है। देयर फोर द आर्यन डिड नॉट लिव इन द सिटी, यानी कि कहने का मतलब ये, इससे ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो यानी कि सिटी में नहीं रहते थे। इसका मतलब ये है कि ये लोग सारे विलेजेस में रहते थे एंड possibly lived in some kind of fortified mud settlements which still await satisfactory indication by the archaeologist। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये लोग कोई सिटी में नहीं रहते थे और ये लोग यानी कि कुछ यानी कि फोर्टिफाइड एरिया जो थे उसके अंदर ये रहते थे, ठीक है, जो यानी कि सर्टिफिकेशन करता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन करता है आर्कियोलॉजी की बेस पर, ठीक है। दे वर आल्सो फैमिलियर, वो जानते थे विद यानी कि केव्स, गुफाओं के बारे में, इन द माउंटेन्स के अंदर जो मिलती हैं, ठीक है। वेट रिसेंटली द साइट रिसेंटली साइट भगवानपुरा, जो यानी कि भगवानपुर के अंदर यानी कि एक साइट है, ठीक है, जो भगवानपुरा एक जो साइट है कहाँ, हरियाणा में है। 3 अदर यानी कि साइट जो है यानी कि इन पंजाब में है, ठीक है। हैव यील्ड यानी कि पेंटेड ग्रेव वेयर अमंग विद द लेट हरप्पन पोएट्री, यानी कि हरप्पन की जो लेट पोएट्री है उसके वहाँ पर यानी कि पाई गई है। द डेटेड असाइंड भगवानपुरा, जो यानी कि डेट असाइंड की गई है उसमें पाया गया कि वो जो यानी कि पेंटिंग्स हैं या वो जो केव्स हैं वो लगभग कब की पाई गई हैं, वो यानी कि 1600 से 1000 BC के अराउंड पाई गई हैं, विच आल्सो रफली करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड ऑफ द ऋग्वेदा,
यानी कि ऋग्वेदा पीरियड के बारे में बताती हैं रफली तरीके से, ठीक है। द जियोलॉजिकल एरिया ऑफ these four sites also coincides with that of the substantial portion of the area represented by ऋग्वेदा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जियोग्राफिकल एरिया है किसका, ऑफ दिस साइट्स, इन साइट का, वो कंसाइड करता था, कोइंसाइड करता था, ठीक है, कोइंसाइड करता था किसको, विद द डेट ऑफ द सब्सटेंशियल पोर्शन, जितना भी सब्सटेंशियल पोर्शन होता था किसका, ऑफ एरिया, जो रिप्रेजेंट करता था ऋग्वेदा को, ठीक है। ऑल्दो यद्यपि पेंटेड ग्रे वेयर हैव बीन फाउंड, उनको फाउंड किया गया है एट ऑल दी साइट, इन सभी साइट्स पर आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं एंड सीरियल्स जो हैं आर यानी कि मिसिंग है, ठीक है। वी में देयर फोर हम लोग क्या करते हैं, थिंक मतलब सोचते हैं ऑफ द प्री आर्यन फेजेस ऑफ द प्री यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर के बारे में, विच यानी कि जो कोइंसाइड करती हैं विद द ऋग्वेदा में, ठीक है, ऋग्वेदिक फेज के अंदर। एन इंटरेस्टिंग बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग देखा जाए तो फाइंड किया गया है एट भगवानपुरा में, ठीक है। इज 13th रूम्ड यानी कि एक 13th रूम मड हाउस यानी कि जिसके अंदर 13 कमरे पाए गए हैं, एक यानी कि मिट्टी का घर है, ठीक है। हुज डेट यानी कि डेट हैज नॉट बीन कंफर्म्ड, उसका डेट अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है। दिस माइट इंडिकेट्स जो यानी कि अगर देखा जाए तो ये बताता है आइदर ये जो घर है फॉर द लार्ज एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड बड़ी फैमिली के होता था, जो ट्राइबल यानी कि ट्राइबल चीफ के यानी कि होती थी, ठीक है, जो एक ही छत के नीचे रहा करते थे। कैटल बोन्स आर फाउंड यानी कि जो कैटल की जो बोन्स हैं वो फाइंड की गई है इन द सब्सटेंशियल नंबर, बड़े अच्छे नंबर में यानी कि फाइंड की गई है एट ऑल दी साइट्स, इन सभी साइट्स पर। एंड हॉर्स बोन्स यानी कि हॉर्स की जो यानी कि हड्डियां हैं वो कहाँ फाइंड की गई हैं, भगवानपुरा में। सो लेफ्ट करते हैं आज इसी पॉइंट पर, अगला हम लोग बात करेंगे ट्राइबल चीफडम, ठीक है। तो अगर मेरा लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव, देखिए मेरी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो जैसा भी हो सकता है मैं आपके बनाकर लेक्चर ला रहा हूँ। अगर मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले लेक्चर में हो सके मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।